हेलो बच्चों, हाउ आर यू डूइंग। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों। और अब हम लोग अपने कोर्स के ऑलमोस्ट आखिरी चैप्टर पर आ चुके हैं, क्रैश कोर्स के, एंड दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चों, ये जो सफ़र है आपके साथ में मुझे बहुत अच्छा लगा है, और आपके साथ साथ मैंने भी कई सारी चीज़ें सीखी हैं, हाउ टू हैंडल द स्टूडेंट्स इन द लॉकडाउन पीरियड, और आपका बहुत सपोर्ट मिला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। और इतने सारे फ़ोन कॉल, इतने सारे मैसेज आपके आते हैं, और मुझे उतना ही अच्छा लगता है आपको रिस्पॉन्ड करके, आपकी जो क्वेरीज हैं उसको शांत करने में। और मुझे सुन के अच्छा लगता है कि आपको इस क्रैश कोर्स से बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर मैं कहीं भी आपके सिलेक्शन प्रोसेस में या आपके इस जर्नी में कहीं भी हेल्पफुल हो पाता हूँ, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। और हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो अपन कोशिश करेंगे कि इसको 3 या 4 लेक्चर के अंदर अच्छे से इसको खत्म कर पाए। कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट्स पे हम डिस्कशन भी करेंगे। तो बिना टाइम को जाया किए हुए हम शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे बोहर्स मॉडल से बच्चों। अब बोहर्स मॉडल से मैं क्यों शुरू कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो बहुत ही प्रिलिमिनरी हैं, वो मेरे ख्याल से सभी को आते हैं बच्चों, है ना, सभी को आते हैं। तो मैं शुरू करता हूं नील बोर से। और नील बोर, अच्छा अगर मैं देखूं, बताऊं आपको, तो पिछले 10-1 सालों के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, वो आ रहे हैं बोर से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आ रहे हैं, या फिर डी ब्रॉगली वेव से आ जाएंगे बेटा आपके पास में, या फिर क्वांटम मैकेनिक्स से आ जाएंगे बच्चों। तो ये ज्यादा बड़ा टॉपिक अपन नहीं करेंगे। जहां जहां से क्वेश्चन पिछले 10-1 सालों में आए हैं उनको तो हम डेफिनेटली कवर करने वाले हैं बच्चों। और आप भी उसी तरफ फोकस करिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर चीज जो है जो आपके कोर्स में है वो उतनी इंपॉर्टेंट भी हो, और अगर आपने पहले से उसको एक नजर पर देख रखा है तो भी आपका काम बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हम इस चीज के अंदर कैथोड रे ट्यूब और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो आप खुद निपटा लेंगे उस चीज को, ठीक है। तो जो कॉन्क्रीट है, जो टफ है और जो एग्जाम में आता है, मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों आपसे, ठीक है ना। तो पहला है बोहर्स मॉडल। तो उससे पहले मैं शुरू करूं आपसे, बस एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं बोहर्स मॉडल शुरू करने से पहले। क्या आप लोग देखो 11th कर लिया, 12th कर लिया, आप यहां तक आ चुके हो, हाउ मेनी ऑफ यू नो, और आप मुझे फोन करके या व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम पे जैसे भी आप चाहें मुझे प्लीज बताइए, जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूं कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। क्या आप में से कितने लोगों को पता है, आपने पूरी केमिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं, व्हाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, है ना। तो एक चर्चा उस पे, उसके बाद मैं आता हूं नील बोर पर, है ना। तो देखो ऐसा है कि अगर आप कहेंगे साहब कि रदरफोर्ड साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई ये रहा आपका न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ घूमता है, और यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नहीं गिरता है। लेकिन आपको बता दूं कि देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड मैक्सवेल, नॉट ग्लेन मैक्सवेल, है ना, मैक्सवेल, और उसकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी थी। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, अगर वो एक्सेलरेट करेगा, रोटेट करेगा, रिवोल्यूट करेगा, है ना, तो इट विल लूज द काइनेटिक एनर्जी एंड विल स्लोली एंड स्लोली फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस। इट विल लूज द काइनेटिक एनर्जी। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो तो वैसे ही डिस्क्रेडिट हो चुका था बिकॉज ऑफ द मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो अब जो है बोहर साहब आए, और बोहर साहब ने कहा कि भाई मेरे पास क्या है, पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट्स दे रहा था वो। व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टुलेट्स? अजम्पशंस। अजम्पशंस साइंस में कहां काम करते हैं भैया? आपको रीजन चाहिए, लॉजिक चाहिए, डेरिवेशन चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए। अब ये भाई साहब बात कर रहे थे पोस्टुलेट्स की, और पोस्टुलेट क्या थे कि ये कहते थे भाई साहब कि ये चूंकि स्टूडेंट थे नील बोर रदरफोर्ड के, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो मेरे गुरुजी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा और गिरेगा नहीं। मैक्सवेल ने कहा कि गिर जाएगा अकॉर्डिंग टू माय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो बोले कि अगर गिर गया होता तो ना तो पूछने लायक होता, ना मैं सुनने लायक होता, ना ये यूनिवर्स होता, पैसा खत्म, गेम खत्म, पैसा हजम। तो कुल मिलाकर ये कि अगर मैक्सवेल की बातों में सच्चाई होती तो इलेक्ट्रॉन गिर चुका होता, हम सब भी खत्म हो चुके होते। हम सब जिंदा हैं, ये यूनिवर्स जिंदा है, और हम सब लोग सही सलामत है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नहीं गिरता। भाई रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद से, कौन से एक्सपेरिमेंट के बाद से? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद से ये बात तो तय हो गई थी कि न्यूक्लियस के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा और नेगेटिव चार्ज को बाहर रहना पड़ेगा। यस और नो? अब प्रॉब्लम ये थी कि बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स कहते हैं कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको इसमें घुसना ही होगा। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है।
हाँ कि ना बच्चों, पॉजिटिव विल अट्रैक्ट द नेगेटिव, ये आ जाएगा, इसमें चला जाएगा बच्चों, है ना। लेकिन पॉइंट यही है कि अगर इसमें चला जाएगा तो फिर हम वापस कहां पहुंच जाएंगे, प्लम पुडिंग मॉडल पे पहुंच जाएंगे, जहां पर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ अंदर रहते हैं, यस और नो। जबकि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहता है कि यह संभव नहीं है, यस और नो। तो फिर नील बोर साहब कहते हैं कि भाई ये नहीं गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा, गिर गया होता तो हम सब खत्म हो जाते। और उसने ये भी बताया कि मैं जो तुमको बोल रहा हूं ना, ये मैं केवल हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूं, तुम मेरी बातें बस ध्यान से सुन लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करने में। एक भी सवाल तुम्हारा ऐसा नहीं होगा जो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेंगी। उसने कहा भाई, लोग बोले कि क्यों मान ले, बोले कि मान लो यार, क्योंकि मेरी बात में कुछ तो सच्चाई होगी, इसलिए तुम्हें सारा का सारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुम में से किसी में दम है तो आके एक्सप्लेन कर लो। तो साइंटिस्ट लोग बोले यार बात तो सही कह रहा है यार, अगर इतना ये जो है दावा कर रहा है तो बात सुनने में क्या आता है। तो भाई उन्होंने कहा कि मैक्सवेल से, मैक्सवेल भाई तू बैठ जा यार, बैठ जा, इनकी बात भी सुन ले यार, कुछ तो बोल ही रहा लड़का ये ना। तो बोला कि ठीक है साहब, ये जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमेगा तब तक वो एनर्जी नहीं खोएगा। मैक्सवेल पागल है क्या, क्यों नहीं खोएगा भाई, मैं बोल रहा हूं मेरी थ्योरी प्रूवन थ्योरी है, वो खो देगा। वो बोल रहा हूं, बोल तो रहा हूं कि अगर खो देता तो गिर जाता। मैक्सवेल तेरी थ्योरी सही है, लेकिन अगर तेरी थ्योरी पूरी तरह सही है तो इलेक्ट्रॉन को इसमें गिर जाना चाहिए और हम सब खत्म नहीं है। तो इसका मतलब है कि तेरी भी बात पूरी तरह सही नहीं है, चुपचाप बैठो सुन मेरी बात को। ठीक है भाई, तो मान गया वो, लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमेगा वो अपनी एनर्जी नहीं खोएगा। उसने कहा कि ऐसे ऑर्बिट एक नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं और इनको हम कहते हैं स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट्स, जिसमें कि जब तक इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो अपनी एनर्जी नहीं खोएगा। और देखिए कि ये ऐसे इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां भी रह ले, यहां भी रह ले, कहीं भी रह सकता है। आप पूछोगे साहब कि हाइड्रोजन एटम में तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इतने सारे ऑर्बिट क्यों? भाई ठीक बात है कि मुकेश अंबानी, भाई मान लो कि अपने एंटीलिया घर के अंदर वो अकेला ही प्राणी मान लो, या दो चार प्राणी और मान लो, वो उसमें इतनी मंजिलें क्यों यार? जिसको जहां रहना है वहां रहना भैया, अगर पैसा है तो बना लो बिल्डिंग, कौन दिक्कत में है भैया बताओ जरा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दी है, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी, इलेक्ट्रॉन यहां भी रह सकता है, यहां भी, और ज्यादा एनर्जी दे दी तो यहां जाएगा, और दे दी तो यहां, और बहुत ज्यादा दे दी तो हो सकता है कि छोड़ के भागी जाएगा वो। तो ये सारे के सारे ऑर्बिट पॉसिबल हैं। भाई वो बोला, कौन? नील बोर बोला कि ऐसा नहीं कि ये कुछ भी आर्बिट्री आप ऑर्बिट बना दोगे, बोला केवल वही ऑर्बिट संभव है, केवल वही ऑर्बिट संभव है जिनके लिए mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई इज अ इंटीग्रल मल्टीपल, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi, where n is what? A integer, a positive integer, 1 2 3 4 5 and so on। तो पहली बार बच्चों क्वांटम का यूज किया था नील बोर ने टू एक्सप्लेन व्हाट? एटॉमिक स्ट्रक्चर। और यहां पर n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यस और नो बच्चों? नाउ n कैन नॉट बी 1.1 1.11 और या फिर 2.67, कुछ भी, ये सब नहीं चलेगा। इट हैज टू बी एन इंटीजर। दैट मींस कि कोई भी आर्बिट्ररी ऑर्बिट नहीं होगा, देयर विल बी नो ऑर्बिट लाइक 1.2 1.7 2.6 2.3 2.34, कुछ नहीं होगा, है ना। ऑर्बिट नंबर 1 और ऑर्बिट नंबर 2, और ऑर्बिट का नंबर, यहां पर ऑर्बिट नंबर का मतलब है यहां पर एनर्जी लेवल से है। किससे है? एनर्जी लेवल से। तो उसने बताया कि mvr विल बी इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट। उसने ये भी बताया बेसिकली कि अगर इलेक्ट्रॉन को अपना ऑर्बिट चेंज करना है, मान लीजिए ये रहा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है सपोज, है ना, अगर उसको यहां से यहां जाना है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, वो एनर्जी इंक्रीज करेगा अपनी और यहां पहुंच जाएगा। और जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो ऐसा करते हुए वो बेसिकली क्या करेगा? अपनी एनर्जी को लूज करेगा। जब लूज करेगा तो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक फोटोन निकाल देगा, एक फोटोन निकाल देगा। ये फोटोन जो है इट कैन बी अ फोटोन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड और विजिबल, कुछ भी हो सकता है बच्चों, एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। भाई जो बात थी किसकी? मैक्सवेल की। मैक्सवेल यही तो कह रहा था कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज बॉडी एक्सेलरेट करेगी, है ना, तो जब एक्सेलरेट करेगी तो अपनी एनर्जी खो देगी। एनर्जी कैसे खोएगी? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक फोटोन निकाल देगी बच्चों, आखिर ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो पहले ये इलेक्ट्रॉन एक फोटोन, एक ग्लूकोन डी नाम का ये फोटोन जो है पी लेगा और अपनी एनर्जी बढ़ाएगा और यहां पहुंच जाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर नॉट?
लेकिन जब तक ये इसमें घूम रहा है इस ऑर्बिट में, वो एनर्जी ना खो सकता है ना गेन कर सकता है। अगर वो एनर्जी खोना या गेन करना चाहता है तो उसको ऑर्बिट चेंज करना पड़ेगा बच्चों, यस और नो। एंड सपोज दिस एनर्जी इज से E1 एंड दिस इज से E2, देन डेल्टा E विल बी E2 माइनस E1, दैट मींस हायर एनर्जी ऑर्बिट माइनस लोअर एनर्जी ऑर्बिट। ठीक है, आ जाओ, ये थी बातें। अच्छा, एक बात और बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि भाई according to Niels Bohr, remember that electron was a particle and Bohr's model was applicable only for single electron species। ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड नहीं है। बात समझ में आई ध्यान से बच्चों? और ये पहला इंसान था जिसने क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ दिया था किससे? क्लासिकल मैकेनिक्स से। कैसे जोड़ दिया था बच्चों? अगर आप देखोगे mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 तो ये जो पार्ट है ये तो है क्वांटम पार्ट, डिस्क्रीट पार्ट, डिस्कंटिन्यूअस पार्ट, और ये है बच्चों क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स इज इक्वल टू क्वांटम फिजिक्स। जबकि इन दोनों का जन्म जो है शुरुआत में तो ऐसे ही लग रहा था कि एक दूसरे के ऑपोजिशन में हुआ है बच्चों, यस और नो? ठीक है, तो अब एक पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। अब क्वेश्चंस करो बच्चों अल्टीमेटली, बाकी थ्योरी भी सब हो गई। अगर क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके पास, उनको हैंडल करने की टेक्निक है कि नहीं है, वो प्रेशर गेम होता है बच्चों। आपको वो प्रेशराइज करते हैं टू हैंडल द क्वेश्चंस इन अ गिवन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो कह रहे हैं विच इज ट्रू, कह रहे हैं कि MBR इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, इनमें से कौन सा ट्रू है? MBR इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, इज इट ट्रू? हाँ जी सही ट्रू है सर। क्यों नहीं ट्रू होगा भाई? हम सब जानते हैं, आपने अभी बताया कि MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, और N की वैल्यू 1 हो सकती है। अगर N की वैल्यू 1 रखेंगे तो H अपॉन 2 पाई आ जाएगा भाई साहब, ये बिल्कुल ठीक है, ये सही है। इसको देखो सेकंड ऑप्शन को, MBR इक्वल टू 2.5 h अपॉन पाई, क्या ये सही है? और 2.5 कहां से आ गया? तो आपने तो बताया कि n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। n की वैल्यू कैन नॉट बी 1.2 1.5 2.2 2.5, ये सब नहीं डेसिबल में पॉसिबल नहीं है। तो अधिकतर बच्चे इसका आंसर गलत कर देते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात को, है ना। सो MBR इक्वल टू, बेटा आंसर करने से पहले जान लो कि MBR हैज टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, नॉट h अपॉन पाई। जब तक आप h अपॉन 2 पाई लेकर नहीं आ जाते, आपको कोई अधिकार नहीं है बच्चों कि आप इसको राइट और रॉन्ग कहोगे। तो पहले तो इसको बना दो h अपॉन 2 पाई का फॉर्मेट। तो कैसे करोगे? 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे डिवाइड कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5h अपॉन 2 पाई, यस और नो? और अब ये h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल है, ये बिल्कुल सही है बच्चों, नो प्रॉब्लम विद दैट। नील बोर ने ये नहीं कहा कि इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन पाई, इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो पहले इसको h अपॉन 2 पाई फॉर्मेट में लेके आओ हर सवाल को इस तरह के, तब बात करेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। तो ये भी सही हो गया। कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं, ये 2.5 नहीं हो सकता, वो ठीक है, लेकिन यहां पर h अपॉन 2 पाई चाहिए, h अपॉन पाई नहीं चाहिए अपने को। इज दैट क्लियर? Now see, MBR इक्वल टू h अपॉन पाई, क्या ये करेक्ट है? ये करेक्ट है। मैं क्या बोल रहा हूं, पहले मार्क करने से पहले इसको h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल बनाओ। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, सो ये हो गया ना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये 2 आ गया, 2 इंटीजर है ना, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? तो बिल्कुल ठीक है बच्चों। लेकिन अगर आपने केवल यहीं से देखा तो आपका आंसर गलत आने वाला है बच्चों। यही तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। थ्योरी तो सबको आती है, पर इसमें से क्या आप उसको अप्लाई कर पाए? ये बहुत कम लोग कर पाते हैं बच्चों, इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग प्लीज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, इट मींस अ लॉट। चलो आ जाओ। MBR इक्वल टू 3h अपॉन 3 पाई, क्या ये चलेगा? अरे 3/3 कट गया बच्चों, h अपॉन पाई आ गया है। h अपॉन पाई तो यही तो है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो बच्चों। क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को यार? हैं? h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल है, सारे करेक्ट है, ये सारे करेक्ट है। तो बच्चों नीट के अंदर बच्चों थोड़ा सा तो, ये टफ सवाल है क्या? ये कैलकुलेटिव सवाल है क्या? सिंपल तो सवाल है बच्चों, बस थोड़ा फोकस चाहिए। फोकस ही तो चेक करने वाले हैं वो आपसे 3 घंटे के अंदर, और क्या चेक कर लेंगे एक अच्छे डॉक्टर के अंदर, है? चलो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। एक्साइटेशन एनर्जी बच्चों, देखो अब वो बात को समझो जो मैं आपको बता रहा था अभी। भाई ये देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, और ये फिफ्थ ऑर्बिट, और ऐसे ही करके ये इनफाइनाइट ऑर्बिट है ना। सो ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 5 एंड इंफिनिटी एंड सो ऑन, है ना। तो इनका जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो आप सब जानते हैं, दिस इज L, दिस इज M, दिस इज N, O एंड सो ऑन। बाहर ध्यान दो, उसको कोई मतलब नहीं है। अब सुनो, जब इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट नंबर 1 से इंफिनिटी पे ले जाओगे तो जो एनर्जी लगती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, यस और नो। लेकिन ऑर्बिट नंबर 1 से
इंफिनिटी को छोड़ दो, कहीं और ले जाते हो इलेक्ट्रॉन को, दैट विल बी कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। सुनो मेरी बात को, उससे पहले आगे बढ़ूं, सी दिस वन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये सेकंड ऑर्बिट को हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट को हम कहते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बच्चे गलतियां कर देते हैं इसके अंदर, श्योर अबाउट इट। तो जब आपने ऑर्बिट नंबर 1 से सेकंड पे छलांग लगा दी है, तो ये जो एनर्जी है दिस कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, भाई आपने पहला एक्साइटेशन दिया है, पहला एक्साइटेशन कहां से कहां हो सकता है, ग्राउंड से या फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे हो जाएगा, यस और नो। अब आपने इसको 1 से 3 पे ले गए, तो आपने सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, दिस फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, यस और नो बेटा। तो कुल मिलाकर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि N1 और ये N2 ये 1 1 1 रहने वाला है, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, इसमें ऑर्बिट नंबर कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, फर्स्ट टू 2, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी में फर्स्ट टू 3, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी में बताओ फर्स्ट टू 4, 10th एक्साइटेशन एनर्जी बताओ 1 to 11। भैया ऑर्बिट नंबर 1 का होना बहुत अनिवार्य है कि आपको एक्साइट केवल ग्राउंड से ही करना है। जो ऑलरेडी एक्साइटेड है आप उसे खाकी एक्साइट करोगे बच्चों, यस और नो, आप केवल उसी को एक्साइट कर सकते हो जो ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट में पहले से मौजूद हो। इज दैट क्लियर? इसको ध्यान से सुन लो बच्चों, इस काम आएगा, सवाल आते हैं इस पर, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब बच्चों पहले बात करते हैं रेडियस की। अब देखो रेडियस के फॉर्मूले तो बच्चों सब जानते हैं ना, वो सब मैं आऊंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूं बच्चों, एक बार इसको भी देख लेना जाते जाते बच्चों, प्लीज एक बार इसको भी देख लेना। मैं क्यों बोल रहा हूं कि यहां से देखो h कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट है, सब ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप जो फॉर्मूले जानते हैं, इट इज R इक्वल्स टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम, है ना। आप तो ये जानते हो बच्चों, पर आप क्या उस क्वेश्चन को कर पाओगे? भाई ये डेरिवेशन सिलेबस में है, ये किया हुआ एनसीईआरटी के अंदर ये डेरिवेशन है अपने पास में, है ना। अब मैं कह रहा हूं इसको देखो, R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, अब h तो कांस्टेंट हटा दो इसको, है ना, 4 हटा दो, पाई स्क्वायर हटा दो, बट रिमेंबर दैट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट विल हैपन टू रेडियस इफ मास बिकम्स हाफ, या मास डबल्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएगा, तो क्या आप इस फॉर्मूले से हैंडल कर लोगे? आपको ढेला भर कुछ समझ में नहीं आएगा बच्चों, इसलिए बोल रहा हूं अभी भी आपके पास वक्त है। नीट नहीं हो रहा बच्चों, मेरे को लगता है 1 अगस्त को, आप परेशान बिल्कुल ना हो, वो 100% पोस्टपोन होने वाला है, तो आपका समय तो है, और आप जल्दबाजी ना करें, ये ना सोचें मुझे सिलेबस खत्म करना है। अबे सिलेबस खत्म करने वाले सब मर गए। जिनका सिलेक्शन होना है ना बच्चों, वो है जो सिलेबस को बहुत अच्छे से खत्म करेंगे। अच्छे से करो, इतना करो, बहुत बढ़िया करो। लेकिन अब तुमने सब कुछ कर लिया हपड़ सपड़ के अंदर, आपने ढंग से कुछ देखा भी नहीं, आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी भी नहीं है, तो और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो, तो इस सिलेबस खत्म होने का कोई मतलब नहीं है बच्चों। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन गिविंग बोर्ड्स एग्जामिनेशन एंड गिविंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आ जाओ बच्चों, समझो बात को। तो यहां पे देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कह दे कि भैया ये तो मालूम पड़ ही रहा है जेड, है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, कह दे मान लो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि इफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन डबल्स, तब क्या कर लोगे? यहां पे कहां दिख रहा है तुम्हें चार्ज? तब आप क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे बच्चों, इसलिए बोल रहा हूं प्लीज गो थ्रू दिस फॉर्मूला एंड लर्न दीज एंटिटीज। वो बेटा एक सवाल आएगा बिल्कुल सिंपल सा, आपको भाई ये क्या कर दिया यार, कुछ नहीं करा, वो इट वाज ऑलवेज पेंडिंग। तो थोड़ा सा बच्चा अच्छा पढ़ो। देखो ये जो मैं नॉर्मल क्लास लेता हूं उसमें मैं इन चीजों को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस करता हूं बच्चों। और वो सवाल जो मैंने पूछा आपसे, कौन सा सवाल कि व्हाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, वो सवाल का जवाब मेरे पास आज शाम तक आ जाना चाहिए बच्चों। जितने बच्चे आप में दम हो आप मुझे आंसर देने की कोशिश करो, आई विल बी हैप्पी टू शेयर विद यू, ठीक है, द राइट आंसर। ठीक है, आ जाओ, चलो आ जाओ। ठीक है, तो ये तो आपको याद हो ही गया कि भाई रेडियस जो है वो 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z होता है। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप प्लीज इसको भी याद करो, ये है 1/m एंड 1/e स्क्वायर। मतलब कि चार्ज अगर डबल हो गया तो रेडियस 1/4 हो जाएगा, और अगर मास डबल हो गया तो रेडियस हाफ हो जाएगा बच्चों। तो ये मैं चाहता हूं कि आप इस तरह की चीजों को प्लीज थोड़ा देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यस और नो?
ठीक है, अब एक बार देख लो कि आगे वाले पेज पे क्या आ रहा है। ठीक है, उससे पहले आगे आ जाए तो एक काम करते हैं बच्चों, अब आपको दिख रहा है कि R इज दिस, सो इन दोनों कंबाइन कर रहा हूं, R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई Z। ठीक है, Z क्या है अपना एटॉमिक नंबर है बच्चों, और ये सब कुछ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही वैलिड है। तो पहला सवाल बच्चों आपके सामने दे रहा हूं, सवाल क्या है, मैं कुछ कर रहा हूं, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 स्पीशीज की बात कर रहा हूं, R1 और R2, है ना, कोई 2 स्पीशीज है बच्चों 1 and 2, तो क्या कर सकते हैं हम लोग उसमें n1 स्क्वायर अपॉन z एंड दिस विल बी n2 स्क्वायर एंड अपॉन z। तो ये अगर दो डिफरेंट स्पीशीज का रेडियस कंपेयर करवाते हैं तो आप प्लीज इसको यूज कर लीजिए। आप लोग मेरी बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। और अगर आपसे कह देते हैं कि अगर वो कह रहे हैं इफ z1 इज इक्वल टू दिस इज z1 and this is Z2, Z1 is equal to Z2, उस केस में R1 upon R2 will be N1 square upon N2 square। और हाँ, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि Rn is equal to N square into R1, मतलब कि फर्स्ट रेडियस को N स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको रेडियस नंबर और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट मालूम पड़ जाएगा। Rn मींस रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विल बी n स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी गिवन स्पीशीज के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी काम आने वाला है बच्चों, आगे सवालों में बहुत काम आने वाला है ये, ठीक है। चलिए आइए, अब बाकी सवाल तो अब करते रहेंगे। मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन R1, R2 एंड R3 फॉर हाइड्रोजन। बताओ बच्चों, भाई देखो हाइड्रोजन मतलब कि Z सेम है एंड R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई Z सेम मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यस और नो। सो कैन आई से R1 इज टू R2 इज टू R3 विल बी व्हाट, दैट विल बी 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर, वेयर R1, R2 एंड R3 आर व्हाट, रेडियस नंबर 1, आई मीन रेडियस ऑफ ऑर्बिट नंबर 1, रेडियस ऑफ ऑर्बिट नंबर 2, रेडियस ऑफ ऑर्बिट नंबर 3, है ना। तो कितना रहेगा, 1 is to 4 is to 9, अग्री और नॉट बेटा। अच्छा, अगर मैं हाइड्रोजन की जगह अगर मैं कह दूं हीलियम प्लस, तो क्या आपका आंसर रहेगा बेटा, आंसर यही रहेगा, क्योंकि Z तो सेम रहने वाला है। जब रेशियो लोगे तो Z कट जाएगा, क्योंकि सेम Z है सबके लिए। अच्छा, लिथियम 2+ के लिए कौन बताएगा, लिथियम 2+ के लिए हु विल टेल मी, सेम आंसर आने वाला है। कोई सा भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, अगर हम सिंगल स्पीशी की बात कर रहे हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो हीलियम प्लस हो, चाहे वो आपका जो है लिथियम 2+ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस सब में Z सेम रहने वाला है और उनका रेशियो हमेशा 1:4:9 के रूप में ही आने वाला है। अब यहां से मैं एक चीज आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, हु विल टेल मी दैट। से ये तो देख लिया आपने, तो कैन आई से R1 इज सपोज से X, R2 विल बी 4X एंड R3 विल बी 9X। अब एक बात बताओ कि R2 माइनस R1, R3 माइनस R2, R4 माइनस R3, इस तरह से बताओ जरा मुझे। अच्छा, यहां पे अगर मैं 4 कर लूं तो चलेगा क्या, यहां पे अगर मैं 4 कर दूं चलेगा क्या, 1:2:4 is to R4, मेरे ख्याल दिस विल बी 4 स्क्वायर एंड दिस विल बी 16 एंड दिस विल बी 16X। अब बताओ जरा मुझको कि क्या आएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस विल बी, ये देखो आप जरा, अगर आप देख रहे हो इसको तो डिफरेंस कितना है, ये है 3x, ये डिफरेंस कितना है बच्चों, ये है 5x, देखो जरा 5x, ये डिफरेंस कितना है 7x बच्चों। तो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं बच्चों, कैन यू सी दैट द डिफरेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रेडियाई इज इंक्रीजिंग। मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस है, ये रेडियस नंबर 1, ये रेडियस नंबर 2, ये रेडियस नंबर 3 एंड दिस इज द रेडियस नंबर 4। तो ये जो डिफरेंस है 1 और 2 के बीच में, दैट इज बेटा 3x, दिस डिफरेंस is 5x, this difference is 7x। तो जैसे जैसे दूर जाओगे तो 2 कंसेक्यूटिव रेडिया के बीच में जो डिफरेंस है वो बढ़ते जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी के बारे में सेम रिलेशनशिप वो कम होते जाता है। चलो आ जाओ, रेशियो ऑफ 2 ऑर्बिट्स ऑफ लिथियम 2+ इज 4:9, ठीक है भाई। फाइंड द नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्बिट्स। अब ये जो सवाल मैं करा रहा हूं आपको बच्चों, ये सारे सवाल वो हैं या तो नीट में पूछे जा चुके हैं, या एम्स में, IIT मेंस में, या फिर पूछे जा सकते हैं। दे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको ढंग से करो, इसको वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आओ, रेशियो ऑफ ऑर्बिट्स इज 4:9, है ना बच्चों। अब एक बात बताओ, आप ही जानते हो कि R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, क्योंकि Z सेम रहने वाला है ना। तो एक बात बताओ, आई एम सेइंग दैट
अपॉन Rn2 इज गिवन एज व्हाट, n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। कितना दिया हुआ है बेटा, 4:9। अब एक काम करो, इस चीज को लो और स्क्वायर रूट ले लो, क्या आएगा ये, n1 अपॉन n2 विल बी लाइक 2:3। अच्छा बच्चों एक बात बताऊं आपको, रेशियो, सेम रेशियो लाने के हजारों इनफाइनाइट तरीके होते हैं। मतलब I want to say that I want to make it very clear that you understand this thing. What I'm saying is that n1 upon n2 will be like say 2:3. This can be written as what? This can be written as 4:6. यस नो बच्चों, मतलब 4 इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो भी आपके पास 2/3 आने वाला है। यस नो बेटा, अगर आप ये काम करोगे कि इसको कर लो 6 और इसको कर लो 9 तब भी 2/3 आने वाला है। आप एक काम कर लो 8 और कर लो 12 तब भी 2/3 आने वाला है। मतलब सेम रेशियो आई कैन गेट बाई n नंबर ऑफ वेज, है ना। तो अब देखो, तो n1 कैन बी 2, n1 कैन बी 4। तो अब देखो जरा बताओ जरा मुझको, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट KLMNOP इस तरह की बात चल रही है। ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 5 6। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि अगर n1 2 है तो n2 को 3 होना पड़ेगा। तो n1 2 मतलब L और 3 मतलब M। तो एक तो पेयर ये हो गया बच्चों, एक तो पेयर ये हो गया, यस और नो। दूसरा क्या है, 4 and 6। तो 4 कहां है अपने पास, N, और दूसरा है 6, तो ये पेयर हो सकता है। तो इसमें आंसर जो आएगा, ये नीट में पूछा गया सवाल है बच्चों। पहला ऑप्शन था आपके पास K and L, सेकंड था आपके पास L and M, थर्ड था आपके पास N and P, एंड फोर्थ था आपके पास बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। बच्चों तो आंसर इज बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। कई यार बच्चे केवल ये वाला लगा के चले आते हैं। तो केवल आना जरूरी नहीं है कि आपको सही आंसर आता कि नहीं आता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन हमको सही ऑप्शन ढूंढना है इनमें से सबसे सही। तो सबसे सही ऑप्शन तो बच्चों फोर्थ है, दोनों ही सही है ना, N and P ऑल्सो, है ना। तो ये 2 and 3 हो गया और ये 4 और 6 हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट। तो इस तरह के सवाल आएंगे बच्चों, आते हैं, तो दे गिव यू सम गुड क्वेश्चंस, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ बच्चों। एनर्जी की बात करते हैं बच्चों, तो अगेन भाई एनर्जी की जो वैल्यू है वो सब जानते हैं, E इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, E इज इक्वल टू -2.18 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एंड दैट इज जूल पर एटम, है ना। इस तरह के फॉर्मूला आप सब जानते हैं बच्चों, है ना। मेरा सवाल सिर्फ इतना है बच्चों कि इसको देखोगे, 2 हटाओ, पाई हटाओ, H हटाओ, ये तो कांस्टेंट है ये ना, कोई दिक्कत नहीं, K भी हटा दो यहां से, है ना। तो दिस En टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कैन यू सी दैट, माइनस ऑफ M। देखो बच्चों, इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस ऑफ Z स्क्वायर, इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस ऑफ E टू द पावर ऑफ 4, इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1/n स्क्वायर, माइनस ऑफ दैट। तो अब बताओ, अगर वो पूछ लिया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाता है ना, तो क्या फर्क पड़ने वाला है बच्चों, बताओ एनर्जी पर। तो आपके पास कोई जवाब नहीं बच्चों, कोई जवाब नहीं आपके पास। वो अगर कह दे आपसे कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो भी आपके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये सब इस फॉर्मूले में नहीं आते। इसलिए थोड़ी सी बेटा लापरवाही आपके 4 नंबर गायब कर सकती है बेटा। तो तुक्के मारने से किसी का कुछ भला आज तक नहीं हुआ ना आगे होने वाला है। इज दैट क्लियर। तो अच्छे से करेंगे इस चीज को। तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, इसका ये तो करना ही करना है, ये तो करना ही करना है, लेकिन अभी अपन को ये भी चीज समझनी है। क्या चीज समझनी है, सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना बच्चों, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना बेटा, होती है के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, और जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। जब इन दोनों को ऐड करोगे ना तो आपके पास ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। यहां से मैं आपको बस केवल ये बात बताना चाह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली माइनस ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। और ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बहुत बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से आप अगर देखोगे बच्चों यहां पर कि अगर R बढ़ रहा है ना, ध्यान देना, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर ये नेगेटिव है बच्चों। अगर नेगेटिव नहीं होता तो ये डेफिनेटली कम हो जाती बच्चों, लेकिन नेगेटिव लगने की वजह से अगर R बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ने वाली है। यस और नो।
मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी की या टोटल एनर्जी की वैल्यूज होती है वो नेगेटिव होती है ऑलरेडी, है ना। तो सबसे फर्स्ट ऑर्बिट में उनकी वैल्यू मोस्ट नेगेटिव होती है, और इन्फिनिटी पे जाते हैं, दूर जाते हैं, तो वो मैक्सिमम वैल्यू आती है उसकी कहां, इन्फिनिटी पे कितनी, 0 आती है। तो ये नेगेटिव और वो 0, तो मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की और टोटल एनर्जी की वो इनफाइनाइट ऑर्बिट पे होती है, कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। और अगर ऐसे ही आर बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, तो टोटल एनर्जी भी बढ़ेगी, लेकिन अगर आर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों कम हो जाएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मतलब कि जैसे जैसे दूर जाओगे ना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट ऑर्बिट पे ऑलमोस्ट 0 होती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन किसी गिवन स्पीशीज में सबसे तेज कहां दौड़ता है बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट में दौड़ता है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। आ जाओ देखते हैं बच्चों इस चीज को, देख सकते क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं ग्राफ्स की बात करूं आपसे, ध्यान सुनना मेरी बात को ना, ध्यान से, मैं En की बात कर रहा हूं। आप जानते हैं En इज इक्वल टू माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, है ना। तो k कांस्टेंट, z कांस्टेंट, e स्क्वायर कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, कैन आई से En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ r। तो अगर एक ग्राफ मैं बनाना चाहूं आपको बच्चों, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, है ना, तो यहां पे मैं ले रहा हूं En, तो एक बात होता है कि एनर्जी की वैल्यू आने वाली नेगेटिव, यस और नो। और यहां पे अगर मैं ले लूं आपका 1/r एक्स एक्सिस पे, है ना, तो अब देखो, कैन आई से फ्रॉम हियर दैट En विल बी इक्वल टू से सम कांस्टेंट, आई एम टेकिंग सम कांस्टेंट x एंड 1/r। तो चलेगा क्या बच्चों, चलेगा क्या बच्चों, यस और नो। बाकी ये सब तो मैंने कांस्टेंट कर दिए ना, ये सब मैंने कांस्टेंट कर दिया। तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप आने वाली अपने पास में। तो स्लोप नेगेटिव कैसे आती है बच्चों, और एनर्जी की वैल्यू, मतलब इसमें एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, एंड दिस विल बी गोइंग समवेयर डाउन दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन, एनर्जी विल बी नेगेटिव। एनर्जी की वैल्यू 0 नहीं, कहां पे होती है, नेगेटिव होती है बच्चों, यस और नो। अब एक बात बताओ, आप जानते हो En इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, है ना। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे वही वाली बात करूं कि यहां पर ये 1/n स्क्वायर ले रहा हूं और यहां पर ले रहा हूं En, अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन बच्चों, यस और नो, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस एज अ कांस्टेंट, दिस एज कांस्टेंट बच्चों। एनर्जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, और एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया 1/n स्क्वायर, चलेगा इतना, ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ्स को आपको तैयार करना है बच्चों, इस तरह के ग्राफ्स को आपको तैयार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आइए, अब एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम। अब मैं आज आपको कुछ एनर्जीज की वैल्यू याद करा रहा हूं, उनको याद रखिए। हाइड्रोजन एटम में तो स्पेशली रखिए बच्चों, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको वैल्यूज याद है तो, ठीक है। तो स्पेशली मैं बता रहा हूं, आप सब जानते हैं En इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना, ठीक है, चलेगा इतना। अब मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूं कि E1 जो है, जब वैल्यू पुट करोगे इट विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। E2 विल बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद करो इसको। E3 विल बी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 विल बी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड E5, बस ये 5 वैल्यूज याद करो, ज्यादा वैल्यू याद नहीं करा रहा हूं आपको, केवल 5 वैल्यूज, है ना। सो E5 विल बी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद करो बच्चों। ना केवल ये याद करो, मैं तो आपसे ये भी कहूंगा कि जो इनके बीच में जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आ रहा है वो भी याद करोगे। ऑर्बिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, है ना, ऐसे कर लो इसको, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये है ऑर्बिट नंबर 1, इसकी एनर्जी कितनी है, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.54 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है बच्चों, दिस डिफरेंस इज एक्चुअली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस डिफरेंस इज एक्चुअली 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद कर लो बच्चों, बहुत काम आता है बच्चों। कई सारे सवाल हैं जो अदरवाइज नहीं हो सकते, जो कि हम मे बी नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो आप देखोगे कि ये जो वैल्यूज अगर आपने याद कर ली हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। टॉपर जो है ना, या जो बच्चा जो अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाता है, वो एक काम करता है, वो अपना होमवर्क बहुत ईमानदारी से करता है। और जो एवरेज बच्चा होता है वो पता क्या करता है, बाद में ये सब तो नहीं करता, वो बाद में बस ये पूछता है, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, सर इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, सर क्या छोड़ दूं, क्या कर सकता हूं, सर बताओ ना सर प्लीज, मुझे ये मेरा डर लग रहा है मेरे को। अरे बेटा, जब वक्त है ना पढ़ाई करने का, पढ़ाई कर लो, डर लेंगे बाद में, एग्जाम के बाद डरते रहना, क्या दिक्कत है यार, है ना। देखो अब ये कितना आएगा, ये डिफरेंस इज 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस डिफरेंस इज
0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों ये प्लीज याद करो, आई एम टेलिंग यू विल नॉट रिग्रेट व्हाट आई एम सेइंग। मतलब कि अगर आप देखोगे कि ऑर्बिट नंबर 1 और 2 के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, 10.2 है बच्चों, 10.2। ये जो डिफरेंसेस मैं आपको याद कराने की बोल रहा हूं ना अभी, ये बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सारे सवालों में काम आने वाले हैं, सारे सवालों के अंदर, इसलिए बोल रहा हूं बहुत बहुत अच्छे से करो प्लीज, इसको बहुत अच्छे से करो। ये वैल्यूज याद होना उतना ही इंपॉर्टेंट है। श्योर अबाउट इट? चलो आ जाओ नेक्स्ट चीज देखते हैं अब। ओके, जाने दो इस चीज को। वेलोसिटी पे बात करेंगे। तो वेलोसिटी इज लाइक से, अब भाई वेलोसिटी सब जानते हैं बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, वेलोसिटी एवरीवन नोज दैट इट इज लाइक से 2.18 into 10 to power of 6 into what, z by n मीटर पर सेकेंड, है ना? ठीक है, सब जानते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे 2 पाई तो हटा दो, k हटा दो, h भी हटा दो, पर यहां पर देख सकते बच्चे आप लोग कि v इज प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर ऑफ 2। दूसरा भैया वेलोसिटी और या स्पीड कह लो जो भी है ना, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया यहां मास है ही नहीं, तो अगर पूछ ले आपको कि भाई मास को ये किया, डबल किया, 1/2 किया, तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, फिर आप कुछ अनशन सोचोगे, आंसर आएगा नहीं, दिक्कत हो जाएगी बच्चों। इसलिए कह रहा हूं कि प्लीज आप जो बेस फॉर्मूले है ना उन पर प्लीज जाओ, आप लोग, आप सब जाओ बेटा। ये सब चीजें आपको कराई गई होंगी बच्चों, प्लीज ढंग से करो इसको, और नहीं कराई गई है तो इनको नोट करो और इसको आज 100% इसको करके दिखाओ, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी होने वाला अपने को। अच्छा, इसमें आपको बताऊं मैं एक बात बताता हूं आपको कि भाई ये देखिए आप कि V is proportional to what, Z by N, so can I say V1 upon V2 will be equal to Z1 upon N1 and Z2 into N2, है ना? ध्यान से करो इसको बच्चों, ध्यान से करो। अगर फॉर सेम स्पीशीज की बात करूं तो कैन यू सी दैट वैल्यू, दिस वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब कि एज n increases velocity will decrease and at orbit number infinity, n को infinity रख दो बेटा, तो क्या आएगा बच्चों, velocity will be 0। मतलब at infinite orbit electron is actually stationary kind of thing। तो ये सब छोटी छोटी बारीकियां हैं बच्चों जो आपको पकड़नी है, लिखो इसको, जो चीज नहीं आती है वो लिखते रहो, करते रहो बच्चों। बहुत सिंपल चीजें हैं पर वो थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा अपने को। बैठो उसको लेकर और करो, मैं भी देखता हूं कैसे नहीं आता, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट चीज देखो, आ जाओ, ये आ ही नहीं रहा है इसमें तो कोई बात नहीं। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया नीट के अंदर, ये है ना, मैं वही कर रहा हूं आपकी सॉल्व। इन एन ऑर्बिट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इज प्रोपोर्शनल टू z² बाई n क्यूब। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये पूछा गया बच्चों, है ना? तो मेरी बात सुनो, फ्रीक्वेंसी है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, इट इज लाइक 1 अपॉन टाइम पीरियड। एंड व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड in an orbit will be this one, this will be 2 pi r, the circumference हो गया ये, upon velocity, distance upon velocity, distance upon velocity will be time, yes or no? अब एक बात बताओ, इधर से देखो, so can I say that this t is proportional to r by v, can I say from here? अगर ऐसा है तो इसकी जगह ये रख दूं मैं, so that means frequency will be proportional to, or you can say it will be like से proportionally कर लेते इसको, कहां गया ये, 1, this will be 1 upon r upon v, है ना? अगर ऐसा है तो बहुत सिंपल सा है, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू v अपॉन r। यस और नो बेटा? आया कि नहीं आया? बिल्कुल सिंपल सा है बच्चे। अब आप सब जानते हो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, z बाई n, अभी देखा आपने, और रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n² बाई z। यस और नो बेटा? ये दोनों चीजें भी बताई मैंने आपको, तो यही दोनों चीजें यहां रख दो बच्चों। v की जगह रखो z बाई n, और r की जगह रखो n² और बाई z, तो z पहुंच गया ऊपर, तो क्या आ रहा है ये, z² अपॉन n क्यूब, z² अपॉन n क्यूब। बच्चों ये बहुत अच्छे क्वेश्चन नीट पूछता है कभी कभी, और खास तौर से वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूछ लेता है, तो प्लीज ढंग से करो इन चीजों को, कुछ मत छोड़ो, डोंट लीव एनीथिंग, आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग। श्योर? आ जाओ देखो जरा,
नाउ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, देखो मैं बताऊं आपको, ये तो सब जानते हैं कि भाई E1 कितना है, माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। तो अब अच्छा ये En है, तो E1 क्या हो जाएगा बच्चों, E1 हो जाएगा, आप n की जगह पर रख दो माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर। यस और नो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। अब E2 बताओ, E2 कौन बताएगा, E2 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन 2 स्क्वेयर। तो ये चीज क्या लिखी है आपने, ये तो यही लिखा हुआ है E1। सो कैन आई से E2 विल बी इक्वल टू E1 अपॉन 2 स्क्वेयर, E1 अपॉन 2 स्क्वेयर। ऐसे जब आप 3 के लिए करोगे, 4 के लिए करोगे, तो आप एक बात समझ लो कि En विल बी E1 अपॉन n स्क्वेयर, E1 अपॉन n स्क्वेयर। ध्यान से सुनना, एक और चीज बता दूं मैं आपको कि Rn वॉज इक्वल टू R1 इंटू n स्क्वेयर। देखो ये जो रिलेशनशिप है, ये ध्यान से रखो, इसको ध्यान से रखो, इसको, है ना। अब एक चीज बताओ जरा मुझको कि अगर आप एनर्जी की बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, है ना, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू एटम्स और टू ऑर्बिट्स, बिटवीन टू ऑर्बिट्स, तो देखो बच्चों डेल्टा E विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर 1 अपॉन n1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वेयर। उसी फॉर्मूले को यूज कर करना है। अब डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब ये याद करना शुरू करो आप लोग, अब ये याद करना शुरू करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर को बच्चों हम कहते हैं IE, इसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको लिख लो बेटा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Ionization energy is actually minus of E1 which is nothing but 13.6 into Z square। तो ये अपने को याद होना बहुत जरूरी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ नहीं है, वो नेगेटिव ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट नंबर 1 होती है बच्चों। इज इट क्लियर? आ जाओ अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है भाई 640 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और En दे रखा है माइनस 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहे फाइंड n, ऑर्बिट नंबर बताओ जिसमें कि एनर्जी कितनी है, माइनस 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि En इज इक्वल टू E1 अपॉन n स्क्वेयर। मैंने आपको अभी ये भी बताया बच्चों कि IE जो होती है वो होती है माइनस ऑफ E1। यस और नो? तो आई बिलीव दैट E1 विल बी हियर हाउ मच, माइनस ऑफ 640 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अग्री और नॉट? तो अब En कितना दे रखा है, माइनस 40 दे रखा है, E1 कितना आ गया, माइनस 640 आ गया अपॉन n स्क्वेयर। तो यहां से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, n स्क्वेयर विल बी, ये पहले माइनस माइनस काट दो यार, हटा 7 घटा को। सो 640 अपॉन 40 गॉन, दिस विल बी 16। सो n स्क्वेयर विल बी 16। अरे बच्चों सुनो, कई बार क्या होता है, बच्चा 16 देखा, एक ऑप्शन 16 भी होता है, तो आंसर तो ठीक है, लेकिन पहले देखो पूरा पूछा क्या उसने, पूछा n है ना। तो n विल बी, टेक द स्क्वायर रूट 4, n विल बी 4 बच्चों। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो इस तरह के सवाल आएंगे बच्चों आपके सामने, है ना। तो इनको आप सॉल्व करो। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं बच्चों। हम उसमें कुछ और सवाल करेंगे बोर्स मॉडल के, और कुछ और सवाल करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के। स्पेक्ट्रम के अंदर हम जितनी भी चीजें हैं, क्लिष्ट चीजें हैं, सबको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। देन विल मूव टू डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग और ये सब चीजें, एंड देन क्वांटम नंबर्स, है ना। तो इस तरह से कोशिश करेंगे कि 3-4 लेक्चर के अंदर हम ये चैप्टर को अच्छे से कर पाए बच्चों। आप प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और मेरा एक सवाल जो मैंने पूछा था आपको, बताइए why a electron does not fall into the nucleus। मैंने बता दिया, रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, नील बोर के पास भी कुछ भी आंसर्स नहीं थे बच्चों, ये सुनो, उसके पास केवल अजम्पशंस थे, अजम्पशंस थे, और अजम्पशन साइंस नहीं मांगती। तो आप सब चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर आंसर, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।